बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 7 बुक वसंत और पाठ नंबर 6 है, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। बच्चों, हमारे पूरे शरीर में रक्त रहता है, क्योंकि रक्त से ही हमारा पूरा शरीर जो है काम कर पाता है। रक्त मतलब ब्लड और खून। अब ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बिना हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सब कुछ चीज़ जो है हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इसमें से जानकारी लेंगे कि रक्त का हमारे शरीर में कितना फंक्शन है और कितना मतलब ये इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। और इस पाठ के लेखक आपको मैंने बताया यतीश अग्रवाल जी हैं। यह पूरा पाठ बेटा निबंध के रूप में लिखा हुआ है। निबंध मतलब बंधे हुए शब्दों में, कि हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते और बंधे हुए शब्दों में ही हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी हमें बतानी होती हैं। और बच्चों, एक बात और, पाठ को शुरू करने से पहले हर पाठ में जितने भी आपके कैरेक्टर आते हैं और उनके नाम आते हैं, उनको आपको हमेशा याद रखना उस पाठ के ज़रिए। क्योंकि अगर हम पाठ में जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनका नाम नहीं याद रखेंगे ना, तो आगे जाके हमें कहानी समझ में नहीं आती कि क्या बात चल रही है, किसके बारे में चल रही है। तो प्लीज़ जहाँ पर भी नाम आए ना, तो वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए और उसका कैरेक्टर मतलब क्या है, वो छोटी बहन है, भाई है, पिता है, माँ है, क्या है, तो उसका कैरेक्टर जो है वो दिमाग में ज़रूर रखना है उस कहानी को पढ़ते हुए। तभी आपको वो कहानी इंटरेस्टिंग भी लगेगी और समझ में भी आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त मतलब होता है खून, ब्लड, और हमारा शरीर आपको तो पता ही है, हमारा जो शरीर है पूरा, उसका नाम। आगे स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। तो यहाँ पर देखो, दो कैरेक्टर के नाम आए शुरू में ही, दिव्या और अनिल। तो दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो शरीर में वो कमज़ोर ही है, पर कुछ दिनों से उसको बहुत थकान, मतलब कोई सा भी काम करती होगी या कुछ भी करती होगी तो उसको जल्दी थकावट महसूस होने लगती है। आगे, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो उसके भाई होने के नाते उसको मतलब चिंता हुई कि भाई बहन मेरी क्यों ऐसी हो रही है, क्यों थकावट उसको महसूस होती है। और भूख पहले तो कम ही खाती थी खाना, और अब और भी ज़्यादा कम खाने लगी है। तो इसी के चलते वो अस्पताल उसको लेके जाता है। तो डॉक्टर उसको चेकअप करने के बाद बताते हैं कि भाई इसमें रक्त की कमी लग रही है हमें, और बाकी जांच करके हमें पता पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है मेन। तो जांच करने के लिए, रक्त की जांच करने के लिए उसके पास के कमरे में भेज दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में अलग अलग लेबॉर्ट्रीज़ होती है, जो टेस्ट होता है उसका रूम अलग होता है। तो वहाँ पर उसकी बहन दिव्या को उन्होंने रक्त की जाँच के लिए भेज दिया, और वहीं पर उसको एक अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो उसको बताता है कि भाई कैसे आना हुआ, तो वो बताता है कि भाई दीदी आपके डॉक्टर ने मतलब दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होती है बच्चों? एक कांच की छोटी सी प्लेट होती है जिसमें हम ब्लड की 2-3 बूंदें लेते हैं और उसका टेस्ट किया जाता है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना, क्योंकि समय लगता है हर टेस्ट में, हर जांच में। तो उसको बोलती है वो डॉक्टर दीदी कि अनिल कल आ जाना और अपनी रिपोर्ट, अपनी बहन की जो रिपोर्ट है वो कल लेके चले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो एक खून की जांच कर रही थी, तो उन्होंने इशारा कर दिया बैठने के लिए, तो कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो वो दिव्या के खून की ही जांच कर रही थी उसकी डॉक्टर दीदी। तो वो कहती है कि मेरे को लगता है कि मतलब दिव्या को एनीमिया है, पर चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन वो दवाई लेगी और ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा।
एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मेरी बहन को प्रॉब्लम है, बीमारी है एनीमिया, और ये एनीमिया होता क्या है। तो उसके बारे में उसने अपनी डॉक्टर दीदी से पूछा। अब डॉक्टर दीदी क्या बोलती हैं कि भाई एनीमिया को जानने के लिए तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मतलब डॉक्टर दीदी ने कहा कि भाई वैसे तो हमारा रक्त सभी का, जब हम चोट लग जाती है तो ब्लड कैसा रंग का निकलता है बच्चों, रेड रंग का। पर एक्चुअल में जो है सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देखेंगे ना, तो ये एक भानुमति के पिटारे की तरह है। मतलब इसमें इतना सब कुछ है, जब आपको ये सूक्ष्मदर्शी से आप देखोगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, या इसमें कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसको पाठ में भानुमति के पिटारे का नाम दिया गया है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं। तो हमारा जो रक्त है, हमें जो रक्त दिखाई देता है अपनी बॉडी में, खून दिखाई देता है, वो एक्चुअली क्या है, उसके दो भाग हैं। एक तो तरल मतलब लिक्विड जो पानी की तरह होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। और दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं। कण मतलब बहुत पार्टिकल्स छोटे छोटे से होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। इन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। तो इसमें से कुछ लाल रंग के होंगे, कुछ सफ़ेद रंग के होंगे। कण हैं को कुछ लाल रंग के होंगे, कुछ सफ़ेद रंग के होंगे, और ऐसे भी होंगे कुछ जिनका कोई रंग ही नहीं है। तो इन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, बिंबाणु या प्लेटलेट कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो वो अनिल को भी दिखाती है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, एक स्लाइड उसके नीचे रखती है और उसको सेट करती है। अब अनिल को वो बुलाती है, वो बोलती है, देखो अब इसमें आपको पता पड़ेगा कि इसमें कितने तुम्हें छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं जो कि लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी, बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। तो वो बोलता है, जब वो देखता है सूक्ष्मदर्शी तो मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे भी मतलब देख करके बहुत सरप्राइज़ होता है कि भी इतने सारे कण होते हैं हमारी एक बूंद में, क्योंकि इसकी तो वो कल्पना भी नहीं, उसने सोचा भी नहीं था कि भी इतने सारे कण होते हैं। और ये देखने में कैसे लग रहे थे, एक मिठाई का नाम बताया है कि बालूशाही। बालूशाही कैसी होती है, जलेबी जैसी होती है, गोल गोल, और बीच में उसके हल्का सा छेद होता है और आसपास से राउंड शेप में होती है। तो कहता है कि डॉक्टर दीदी ये तो लग रहा है कि इसमें बहुत सारी जो है छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों, ऐसा लग रहा है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की ही तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। तो अवतल मतलब दोनों तरफ से गोल शेप में आएंगे उठे हुए, और बीच में से वो दबे हुए होंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे थे बच्चों। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो ये नॉलेज वाली बात बताई गई बच्चों कि रक्त की अगर एक बूंद ले तो इसमें इनकी संख्या लाखों में होती है, और यदि 1 मिलीलीटर रक्त लें तो इसमें 40 से 55 लाख तक कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। यही कारण है कि जो हमें खून है कैसे रंग का नज़र आता है बच्चों, रेड रंग का। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस। और यही ऑक्सीजन गैस जो है उसको साफ़ हवा में लेनी चाहिए हमें हमेशा सांस, क्योंकि गंदगी में या पॉल्यूशन में तो हम सांस ले भी नहीं पाते। तो जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसी को हमारे पूरे शरीर के सारे हिस्से में पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, और इनका जीवन काल मतलब इनकी उम्र जो है 4 महीने की होती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ही ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा।
यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो जो पुराने ख़त्म होते रहते हैं, जिनकी आयु हो जाती है 4 महीने की, तो वो ख़त्म होते जाते हैं और उनकी जगह नए कण बनते जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो जो हमारी हड्डियां होती हैं शरीर की, उसके बीच के भाग को मज्जा कहते हैं और उसमें ऐसे कारखाने होते हैं जो ये कण का निर्माण करते रहते हैं और उसके कार्य में लगे ही रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्ज़ी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो उनसे पूछती कि तुम ये सारी चीज़ें लेते हो खाने में, जो आपको ये बताई गई है सारी, क्योंकि इसी से हमारे कारखाने जो हैं काम कर पाते हैं और यही उनका कच्चा माल है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा क्या होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जब हम उपयुक्त मात्रा में सब कुछ नहीं खाएंगे तो कारखानों के लिए उपयुक्त जो है उसको आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा और कार्य ना करने के कारण रक्त कण नहीं बन पाएंगे। और जब रक्त कण की इनकी कमी हो जाती है तो इसी बीमारी को डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि इसी बीमारी को क्या कहते हैं, एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया कि भाई सिर्फ संतुलित आहार ले तो हमें एनीमिया कभी नहीं होगा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। कि वैसे तो कई कारण हो सकते हैं एनीमिया होने के, पर जो हमारे भारत जैसे देश में है, पौष्टिक आहार की कमी से ही ये बीमारी लोगों में पाई जाती है। इसका मेन कारण यही है कि पौष्टिक आहार की कमी होना। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कि जब हम दूषित जल मतलब ख़राब पानी पिएंगे या गंदा पानी पिएंगे तो उसके कारण हमारे शरीर में ये जो कीड़े हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो ये देखना चाहिए खाना खाने से पहले कि वो खाना कहाँ बन रहा है, वो जगह क्या है, साफ़ है कि नहीं है, साफ़ हाथों से बन रहा है कि नहीं है। बच्चों, तो हमेशा खाद्य पदार्थ, कोई भी आप खाना खाओ, कुछ भी खाओ, सबसे पहले उसको चेकआउट करो कि भाई वो साफ़ जगह बना है कि नहीं बना है। क्योंकि गंदगी वाला अगर आप खाना खाओगे, धूल मिट्टी से भरा हुआ खाना खाओगे, तो ये जो है कीड़े आपके पेट में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साथ ही साफ़ पानी ही पिए। तो हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए खाना खाने से पहले और साफ़ पानी पीना चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो एक तरह का अंडा और बताती है इनकी डॉक्टर दीदी कि भी एक तरह का अंडा और पाया जाता है जो ज़मीन पे हमारे ऊपरी सतह में पाया जाता है। और ये जैसे ही हम वहाँ पे हाथ लगाएंगे, किसी चीज़ को छुएंगे, तो वो हमारे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं, आंतों में वो रहना शुरू कर देते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो शौच मतलब टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, ओपन में कभी नहीं जाना चाहिए बच्चों। और इधर उधर नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। पैर को हमेशा कवर अप करके रखो, चप्पल वगैरह पहन के रखो और नंगे पैर कभी मत जाओ। आगे क्या बताती दीदी कि दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? तो ये तो बाकी सारी चीज़ें बताई दीदी ने। अब अनिल के मन में ये प्रश्न उठा कि जो सफ़ेद कण हैं, हमारे विम्बाणु हैं, प्लेटलेट कण जिसको बोलते हैं, उनका क्या काम है हमारे शरीर में? तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जैसे हमारे बॉर्डर में होते हैं ना, हमारे आर्मी के सिपाही होते हैं, वो हमारे देश को बचा के रखते हैं। कोई भी युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई होती है तो हमारे देश को वो प्रोटेक्शन करते हैं, युद्ध करते हैं। तो ऐसे ही सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर की क्या है? वीर सिपाही।
जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, धावा मतलब अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमारे शरीर को बीमार करने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। तो जहाँ तक संभव हो पाता है वो रोगाणुओं को भगा देते हैं या हमारे शरीर को बचा लेते हैं उनसे, और कोशिश उनकी यही होती है कि हमारे शरीर में वो घर ना करें। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो बहुत सी बीमारियों से वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। मतलब जैसे कभी आपको बच्चे चोट लगती है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो ब्लड जो निकलना है वो बंद हो जाता है। वो कैसे होता है, वो इन बिंबाणुओं का काम है उस ब्लड को रोकना, बहने से उस ब्लड को रोकना। किसका काम है बच्चों, बिंबाणुओं का। कैसे, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो हमारे रक्त के तरल भाग में, जो लिक्विड भाग बताया बच्चों, प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। वो क्या काम करती है कि जैसे ही हमें चोट लगी, हम कहीं से मान लो कहीं से हमारा हाथ कट गया या कहीं से कोई हमारी स्किन पे चोट लग गई, तो उसमें क्या करती है, उसके साथ ही जैसे ही चोट लगी मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुनना शुरू कर देती है। और जब जाला बनना शुरू होता है तो वो धीरे 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 जाला जब बनता जाता है उसके साथ साथ वो खून जो है वो भी बहना रुक जाता है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। और बिंबाणु जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिंबाणु जो है इस जाले में, जो वो जाला बनाती है मकड़ी के जाला जैसा, उसमें चिपक जाते हैं और चिपकते चिपकते वो एक दीवार में जो आई दरार, जो कट लगा हुआ था, वो धीरे धीरे आपकी दरार भर जाती है, जिससे रक्त बहना बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जिससे रक्त जो बह रहा है वो बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है, एक्सीडेंट इतना तगड़ा हो जाता है या इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई ब्लड नहीं रुक पाता। तो उस समय दीदी बोलती है कि उस समय हमें फटाफट उस मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में ज़रूरत पड़ सकती है कि टाँके भी लगाने पड़े ब्लड को रोकने के लिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अब कई बार एक्सीडेंट ऐसी जगह पर होता है कि हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर दूर है, जाने में समय लगेगा, तो उस समय तक क्या करना चाहिए, एक साफ़ कपड़ा जो है कसकर उस चोट पर बांध देना चाहिए, जिससे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो खून के जो बहने का बहाव है, उसका जो बहने की रफ्तार है वो कम होती जाएगी, और उससे जो है चोट लगे हुए व्यक्ति को लाभ में मिलेगा। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो कई बार एक्सीडेंट बच्चों ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब रक्त निकल जाता है, बहुत ज़्यादा खून हमारा बह जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं ज़रूरत पड़ने पर रक्त को मरीज़ को चढ़ाते भी हैं, उसको एक्स्ट्रा आपको रक्त भी प्रोवाइड किया जाता है, तो रक्त जो है उसकी बॉडी में चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ जाता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो अनिल क्या पूछता है कि भाई अगर मान लो बहुत ज़्यादा खून बह गया और उसको खून की ज़रूरत है व्यक्ति को, तो क्या किसी का भी खून लेंगे और चढ़ा देंगे? तो दीदी बोलती, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारे रक्त के 4 मुख्य वर्ग होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, ए पॉजिटिव, नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ऐसे करके। तो 4 हमारे वर्ग होते हैं खून के। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच की जाती है पहले कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन से ग्रुप का है उसका ब्लड, और उसी से मिलते हुए सेम ब्लड ग्रुप की व्यक्ति का खून जो है उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा, अगर मान लो उसके सेम ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति ना मिले तब क्या होगा?
ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो ब्लड बैंक क्या होता है बच्चों? जैसे बैंक में हम लोग पैसे जमा करके रखते हैं, तो ब्लड बैंक में ब्लड जमा किया जाता है ताकि इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को वो जो है ब्लड प्रोवाइड किया जा सके। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा अब जैसे जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो ये ब्लड बैंक वाले अपना ब्लड देंगे, बट अगर ब्लड की कमी हो गई तो हम उसको कैसे पूर्ति करेंगे? तो इसीलिए समय समय पर हमें हमेशा जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्त का दान करते रहना चाहिए ताकि ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी ना हो सके और किसी भी मरीज को समय पर उसका रक्त दिया जा सके। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो अनिल ने पूछा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ रक्तदान? तो दीदी बोलती नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, सिर्फ 18 या 18 से प्लस उम्र के व्यक्ति और जो स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही रक्तदान कर सकता है। आगे देखो बच्चों, एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो एक क्वांटिटी होती है जो फिक्स होती है कि एक समय में एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाएगा। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, क्योंकि लोगों की नॉर्मल थिंकिंग है कि भाई हम रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर से रक्त जाएगा और हमारा शरीर क्या हो जाएगा? कमज़ोर। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है और ये विचार जो है लोगों की सोचना जो है, ये जो लोग ये सोचते हैं कि कमज़ोरी आ जाएगी, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। तो जितना हम रक्तदान करके आते हैं, डोनेट करके आते हैं, उतना रक्त तो हमारे शरीर में कुछ ही दिनों में बन जाता है। तो इसकी बात की कोई चिंता करने वाली बात नहीं होती कि रक्त हम डोनेट करें तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोलती है। तो वैसे भी हमारे जो पूरी बॉडी में है 5 लीटर खून होता है और इसमें से अगर मान लो हमने कुछ बूंदे या कुछ खून हमने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया, उसका काम हो गया, उसका शरीर ठीक हो गया, उसको खून की कमी थी वो पूरी होगी, तो उसमें हमारा क्या फ़र्क पड़ता है इतना? और इतना रक्त तो हमारा कुछ ही दिनों में बन जाएगा। दीदी इसको समझाती है अनिल को। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। तो बोलता है कि फिर तो मैं भी नियमित रूप से, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, 18 साल का हो जाऊँगा, तब मैं भी टाइम टू टाइम अपना रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो उसको शाबाशी देते हुए डॉक्टर दीदी उसको शाबाशी देती है, पीठ उसको ठोकते हुए कि भाई शाबाश, तुम्हारी ये सोच है तो बहुत अच्छी बात है, दान किया करो ताकि ज़रूरतमंद लोगों को टाइम पे उनका रक्त मिल सके। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि रक्त के विषय में एक निबंध लिखा गया है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। उसमें रक्त के बारे में आपको सब कुछ बताया जा चुका है, रक्त में क्या क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके और ये कितने पार्ट्स में बटा होता है और ये हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे बनता है, उसके बनने में क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हमारा रक्त बहुत अच्छा बने, साफ़ सुथरा बने, हमारे शरीर में कोई गंदगी ना आए, हमारे शरीर बीमार ना हो। और अगर हमारे शरीर में खून की कमी हुई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये भी इस पार्ट में आपको बताया बच्चों। तो ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था और नॉलेजेबल भी था। हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली इस पार्ट को पढ़ते हुए और साथ में हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अभी तो आप बच्चे सारे छोटे हैं, पर जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो रक्तदान अवश्य करना बच्चों। तो इस पार्ट से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।